वेव FM 96.6 प्रेजेंट्स रेडियो कहानी। रेडियो कहानी में अब आप सुन सकेंगे 3 डब्बे वाला, जिसे तहरीर किया है मोहम्मद रिजवान ने और आवाज है फर्रुख शेख की। मैं लाहौर में सऊदी अरब के तालीमी अताशी के सामने बैठा था। मेरे कागजात और जद्दा यूनिवर्सिटी का वीज़ा उसके हाथ में था। वो काफ़ी देर तक कागजात को देखता रहा, फिर बोला, लेकिन मैं इस वीज़े को नहीं मानता। वजह? तालीम तो ठीक है, मगर तुम्हारा तजर्बा इंडस्ट्री का है, तदरीस का तजर्बा तो सिफर है। जिसको पढ़ाने का कोई तजर्बा ही ना हो, वो क्या पढ़ाएगा? सर, लेकिन जद्दा में रईसुल क़िस्म ने मेरा टेस्ट और पढ़ाई का तरीका देखकर मेरी सिफारिश की थी। फिर मेरा डीन से इंटरव्यू भी हुआ है, उसके बाद ये वीज़ा दिया गया है। जरूरी नहीं कि अगर उन्होंने गलती की तो मैं भी गलती करूं। सर, ये वीज़ा वाइस चांसलर ने जारी किया है, जिसकी पोस्ट वजीर के बराबर होती है। और मुझको ऐसे 15 वजीरों के कामों को चेक करने के लिए बिठाया गया है। अगर आप चाहें तो मैं आपके कागजात पर लिख कर दे सकता हूं कि आपको वीजा नहीं दिया जा सकता जब तक मैं इस सीट पर हूं। देखता हूं तुम्हें वीजा कौन देता है। मेरे जहन में अपनी पुरानी कंपनी के मिस्टर फ्रेडरिक के अल्फाज गूंजने लगे। मिस्टर रिजवान, तुम जॉब छोड़कर बहुत गलती कर रहे हो। मैंने इन लोगों के साथ 20 इयर्स काम किया है। इनका हर वादा गलत होता है। ये लोग हमारे लिए बहुत मुकद्दस है, तुम इनकी तौहीन कर रहे हो। उसने कागजात पर दस्तखत करते हुए कहा था, एक वक्त आएगा तुम मेरे अल्फाज को याद करोगे। शायद वो वक्त आ गया था। फिर उसके बाद मैंने 2 और चक्कर लगाए। हर बार अताशी का वही जवाब था कि जब तक मैं इस सीट पर हूँ, देखता हूँ तुम्हें वीज़ा कौन देता है। मेरे लिए ये बड़ा सख्त वक्त था। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम। 2 महीने बेरोज़गारी के हो चुके थे। मैं सख्त टेंशन में बैठा था कि बेल बजी। दरवाजे पर 3 डब्बे वाला था। कोई 70 साल का होगा, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा, मैला कुचैला, पेमत लगे कपड़े, पसीने में नहाया हुआ। कहने लगा, साहब, 10 साल हो गए इन गलियों में चक्कर लगाते। आज पहली बार किसी के घर की बेल बजाई है। हाँ, बोलो। यहाँ नहीं साहब, वहाँ नीम के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठकर आराम से बात करनी है। मैं तजब्सुब के आलम में उसके साथ चल पड़ा। साहब, मेरी इकलौती बच्ची की शादी होने वाली है। शादी में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी रह गया, मगर मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। आजकल काम भी बहुत मंदा है। कई लोगों से उधार मांगा, सब ने इनकार कर दिया। कल रात बहुत देर तक मस्जिद में रोया और दुआ मांगी, तो रात ख्वाब में आपकी गली और घर नजर आया और आवाज आई, इनसे जाकर मांग ले। इसलिए सिर्फ आपका ही दरवाजा खटखटाया। मुझे उसकी कहानी पर यकीन नहीं आया और हंसी भी आई कि लोग कैसी कैसी 420 करने लगे हैं। मैंने इज़राह मजाक पूछा, कितने पैसे की ज़रूरत है? साहब, सादगी से रुखसती करनी है। जेवर तो मैं अपनी बीवी का चढ़ा दूंगा, मगर 5-6 जोड़े और शादी का खाना तो करना होगा ना। कोई 30,000 रुपये का खर्चा है। मैंने सोचा 50,000 तो आजकल सिर्फ दुल्हन के ब्यूटी पार्लर में ही खर्च हो जाते हैं। ये रकम मेरे लिए बहुत मामूली थी अगर मैं बाहर काम कर रहा होता, मगर अब इस बेरोज़गारी में ये मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी। मैं खामोश सा हो गया। साहब, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। हम मेरे साथ मेरे घर चलें और मेरे मोहल्ले वालों से पूछ लें। ये झूठी कहानी नहीं है। मैं गरीब जरूर हूँ, मगर ईमानदार हूँ। किस्तों में आपकी रकम लुटा दूंगा। मैं उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर बेचार की। कभी बेल ना बजाता अगर ये ख्वाब ना देखा होता। मैं अजीब शशोपंज में था। फिर मुझे याद आया, कहीं पढ़ा था कि जब तंगी हो तो खुदा से तिजारत किया करो, वो कभी नाउम्मीद नहीं करता। 30,000 देने का मतलब ये था कि अब वापसी की कोई उम्मीद नहीं। खैर, मैं गया और 30,000 लाकर उसके हाथ पर रख दिए। उसने मेरे हाथ चूम लिए और रोने लगा। साहब,
अल्लाह आपको इसका अजर दे। कोई 15 दिन बाद फिर उसने दरवाज़ा खटखटाया। अब क्या मसला है? क्या फिर कोई ख्वाब देखा है? आपको कैसे पता चला? जाहिर है, पहले ख्वाब देखा था तो बेल बजाई, अब फिर ख्वाब देखा होगा जो बेल बजा दी है। जल्दी बताओ, मुझे बहुत काम है। साहब, कल इशा की नमाज पढ़कर बड़ी दुआ की कि मौला कर्ज तो दिला दिया है, अब अदायगी में भी मदद कर दे, और सो गया तो फिर आपका घर नजर आया। आवाज आई कि तेरा कर्ज अदा कर दिया गया है, जाकर बता दे कि उसका भी काम कर दिया गया है। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया और मैंने कहा, ठीक है जाओ, मैंने तुमसे कौन सा कर्ज वसूल करना था। लेकिन कमरे में आकर मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा। अम्मा के पूछने पर बताया कि दरवाजे पर वही 3 डब्बे वाला आया था, बोल रहा था कि उसका कर्ज अदा कर दिया गया है और मेरा काम भी हो गया है। अम्मा ने मेरी बात सुनी, कुछ देर सोचा और कहने लगी कि मेरा दिल कहता है कि तुम वीज़े को लेकर काफ़ी परेशान थे। मुझे लगता है कि वो काम हो गया है। तुम कल ही लाहौर जाओ बेटा, हो सकता है कुदरत कोई रास्ता निकाल दे। 3 बार तो जा चुका हूँ, वो तो बस एक ही बात कहता है, जब तक मैं इस सीट पर हूँ देखता हूँ तुमको वीज़ा कौन देता है। अब तो उसको मेरा चेहरा भी जुबानी याद हो गया होगा। बेटा मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, तुम अल्लाह का नाम लेके जाओ तो सही। खैर, मैं अगले दिन लाहौर पहुँचा। मूसलाधार बारिश हो रही थी। डरते डरते अताशी के कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि कुर्सी पर एक नौजवान लड़का बैठा है। सर, यहाँ तो एक और साहब होते थे। हाँ, उनको 1 हफ्ता हुआ वापस वजारत खारजा बुला लिया गया है और मैंने चार्ज संभाल लिया है। सर, ये मेरे कागजात हैं। ओहो, आप तो बहुत लेट हो गए हैं, अब तो यूनिवर्सिटी खुलने में चंद दिन ही रह गए हैं। उसने अपने असिस्टेंट को बुलाया और कहा, परसों से यूनिवर्सिटी शुरू हो रही है, ये पहले ही लेट हो चुके हैं। फ़ौरन टिकट बनाओ, पासपोर्ट पर वीज़ा लगाओ और सालाना हाउस रेंट 1 माह की सैलरी का चेक बना कर ले आओ। और सुनो, चाय भिजवा देना। मैं एक लम्हे के लिए गुम सा हो गया। कुदरत इस तरह भी मेहरबान हो सकती है। पुराने अताशी के अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे। ऊपर वाले ने इस मगरूर शख्स की कुर्सी छीन ली थी, क्या सिर्फ मेरा काम करवाने के लिए? पासपोर्ट, टिकट और चेक अब मेरे हाथ में था। मुझे 3 डब्बे वाले के ख्वाब के अल्फाज याद आने लगे। तुम्हारा कर्ज अदा कर दिया गया है। लेकिन ऐसी अदायगी मैं सोच भी नहीं सकता था। आप सुन रहे थे रेडियो कहानी में आज की कहानी 3 डब्बे वाला। मरकजी किरदारों में शामिल थे नवीद शहजाद, उमर मसूद, फर्रुख शेख, सलमान मुनीर और रमल फातिमा, और इसे प्रोड्यूस किया था फर्रुख शेख, असद फरीदी, सलमान मुनीर और टीम ने।